वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू ऑनलाइन स्पेस ऑफ यदुराज अकेडमी। आज हम इस चैप्टर का केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशंस का नेक्स्ट पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसमें क्या नया एलिमेंट बनता है? मतलब नया एलिमेंट से मेरा मतलब ये है कि क्या कोई नया एटम बनता है जो पहले ना हो, यानी रिएक्टेंट्स के पास वो एटम ना हो पर प्रोडक्ट में हमें कोई नया एटम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हम जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कभी भी कोई नया एटम नहीं बनता, बस और सिर्फ रीअरेंजमेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है केमिकल रिएक्शन में। और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम किसके थ्रू होता है? कुछ पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। जब नए बॉन्ड्स बनेंगे तो एक नया तरह का कंपाउंड बन जाएगा या नया तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मीन्स दैट कि नया एटम केमिकल रिएक्शन में नहीं बनता, नया कंपाउंड बनता है। नया कंपाउंड मतलब वो डिफरेंट तरीके से कंबाइन करके नई चीज बन जाती है, पर नए एलिमेंट्स एटम्स नहीं बनते। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ओके, तो रिएक्टेंट्स जो होंगे वहां उस साइड पे बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और जो प्रोडक्ट होंगे उस साइड पे नए बॉन्ड्स बनेंगे। सो जस्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा सिर्फ और सिर्फ, कोई नया एलिमेंट का एटम नहीं बनता। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास 5 तरह की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपके सिलेबस में है। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे कि आपकी नंबर 1 रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कुछ 2 या 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना। तो इसके कई सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये दे रखा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, चूने का पत्थर है ये। तो जब आप वाटर में के साथ ऐड करेंगे, यानी वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो स्लेक्ट लाइम बनता है। ठीक है, और हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन बहुत ही विग्रसली होता है। मतलब जैसे ही आप कैल्शियम यहाँ पे बीकर में क्या दिखाया गया, वाटर में आपने जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड डाला, आपको तुरंत ही उसमें हीट जनरेट होती हुई और काफी विग्रसली रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा। इसमें ये स्लेक्ट लाइम बनता है, जो कि चूने का पत्थर पानी भी कहते हैं इसको हम व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें 2 या 3 या उससे भी ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं और कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन लिखा है आपके सामने। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट, ओके, इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपके सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये और भी हम नीचे चलते हैं और वहां पे और भी एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। ओके, यहाँ पर इससे आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऊपर जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब डिजोल्व किया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसको हम सफेदी के यानी कि अपने व्हाइट वॉश करने के घर में यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको जब हम वॉल पे लगाते हैं तो वॉल में एटमॉस्फेयर पे CO2 उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी चमक होती है, मतलब ये शाइनी फिनिश देता है हमारी वॉल्स को, राइट। तो यहाँ पे ये यूज होता है, प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with the CO2 present in atmosphere to form calcium carbonate which has shiny finish and that gives shiny finish to the walls. That's why it is used in white washing. ठीक है, दिस ये रिएक्शन आपको बुक में पूछा भी गया है क्वेश्चंस में, तो दोबारा से देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड combines with CO2 present in air to form calcium carbonate which has shiny, ठीक है, which has shiny characteristics and that gives shine to the walls.
फर्दर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 और मोर देन 2 दो सब्सटेंसेस हैं, वो कंबाइन कर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाटर भी हमारा कॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हो रही है टू फॉर्म ए वाटर मॉलिक्यूल। When 2 or more substances combine to form a single product, the reactions are called combination reaction। तो ये तो डेफिनेशन हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, कुछ रिएक्शंस में अभी हमने कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन देखा था, उसमें हमने हीट भी प्रोड्यूस होते हुए देखी थी। तो जिस रिएक्शंस में हीट भी प्रोड्यूस हो उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। So in case of exothermic chemical reaction, along with the product you are also going to get heat energy also, right? So हमने देखा है जैसे हम मीथेन गैस या किसी भी चीज को जलाते हैं, राइट, तो हमारे को हीट भी मिलता है, प्रोडक्ट्स भी बनता है और हीट भी मिलता है। तो ऑल सच रिएक्शंस जहां पे हम बर्निंग हो रही होती है और एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम अपने गैस में हम अपने घरों में LPG चलाते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत सारी हीट जनरेट होती है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इवन हमारी जो रेस्पिरेशन है, सांस लेना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारा है, जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को बर्न करती है, बर्न करना मीन्स, बर्निंग मीन्स जस्ट टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी इज ऑल्सो गेट रिलीज। As the energy is also getting released here, that's why we call it as a exothermic reaction। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि explain why we consider respiration as an exothermic process or reaction, then you need to write this equation, right? उसके बाद decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। So we have lots of example of exothermic chemical reaction। इसके बाद combination reaction के बाद जो next category है हमारे पास reaction chemical reactions का, वो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स, सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन in which a compound splits up into 2 or more simpler substances is called decomposition reaction। तो इसमें होगा क्या, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। इसमें एक बड़ा कंपाउंड, एक बड़ी चीज जैसे कि यहाँ पे फेरस सल्फेट है, टूटकर छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स आपको देगा। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही टूटना होता है, ठीक है। अब ये इसका एक एग्जांपल आपके सामने दिया गया है। ये आपके पास फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को हम जब भी हीट करेंगे, यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, तो आपको फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस SO3 गैस मिलेगी। तो इसमें हो क्या रहा है, एक लार्ज कंपाउंड, ठीक है, टूटकर मच सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट इज दिस इज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो इसलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट भी कहते हैं। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे भी ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक बड़ी सा कंपाउंड छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर रहा है। ओके, इसमें भी और इसमें भी हम तोड़ने के लिए हीट का यूज कर रहे हैं। सो इन दिस रिएक्शन वेयर हीट इज यूज टू डिकम्पोज ए रिएक्टेंट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे हीट को यूज कर रहे हैं। सो सच काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन वेयर हीट इज यूज टू डिकम्पोज टू ब्रेकअप ए रिएक्टेंट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये बहुत सारे फर्दर और भी सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं। इवन दिस यहाँ पे भी देखे लेड नाइट्रेट है, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भी हम हीट को यूज कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन करने के लिए हम करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं। वाटर की डिकम्पोजिशन कैसे की जाती है, जैसे यहाँ पे आपके दिखाया गया है, यहाँ पे हम करंट पास करते हैं पानी में। जब हम करंट पास यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो एक बीकर में आपके ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है, एनोड वाली फॉर्म जगह पर ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है, और जो कैथोड है वहां पे आपके पास हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो रही है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है
कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके वॉल्यूम से हाइड्रोजन का वॉल्यूम यहाँ पर डबल क्यों है, ठीक है। वाई वी आर गेटिंग मोर हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज मोर हियर देन कम्पेयर टू ऑक्सीजन, वाई। अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ। द प्रोसेस इन विच वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मीन्स हम करंट पास कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऑपरेटर्स आपके सामने यहाँ पर दिखाए हुए। अब मैंने यहाँ पे पूछा कि बोला आपसे कि ऐसा क्यों होता है कि डबल वॉल्यूम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो अगर आप इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, जहां पे आप हाइड्रोजन को ब्रेकअप करते हुए दिखाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो बैलेंसिंग में जब हाइड्रोजन वाटर को ब्रेकअप करेंगे तो उसके सामने 2H2 आएगा, राइट। तो 2H2 मीन्स कि O2 के वॉल्यूम से जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा वो डबल होएगा। अभी ये एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे सनलाइट को भी हम यूज कर सकते हैं कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने के लिए, डिकम्पोजिशन में। जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होकर सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, तो ये भी टूट गया यहाँ पे। तो ये रिएक्शन हमारी यूज होती है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन हमारी यूज होती है। यहाँ पे सेम अगेन आल्सो सिल्वर ब्रोमाइड है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है, वैसे सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है। इसको भी हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ओके, reactions in which heat energy is observed are known as endothermic reaction. Endothermic reactions are the opposite of exothermic reaction. Exothermic reactions में क्या होता था कि along with the product heat is also released, energy is also released. But in case of endothermic reaction, energy is observed, ठीक है, एनर्जी ऑब्जर्व होती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये देखिए जो मैं आपको समझाया था, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन इसकी यही है कि जब आप वाटर को लिखेंगे, वाटर की जब डिकम्पोजिशन होगी इलेक्ट्रोलिसिस में, तो वाटर आप उसे बैलेंस करेंगे ना। जब आप बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो O2 है से हाइड्रोजन है डबल आएगा बैलेंसिंग में। मैं इसको करके दिखा सकता हूं आपको, मैं करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे हम राइट लिखते हैं, सी ये मेरे पास H2O है, ठीक है। ये मैंने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो मेरे पास एक तो हाइड्रोजन गैस है बनेगा और एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, पर ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, सिंगल है और यहाँ पे डबल है। तो पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ओ ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस 2 एंड दिस 2, हाइड्रोजन बिकम्स 4, तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये एक इसका अगर एक मॉलिक्यूल बनता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस इज द रीजन कि इसका वॉल्यूम इस ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। एक मेटल या एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करेगा मतलब उसकी जगह पर आ जाएगा। जैसे अब ये देखिए, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो आयरन है इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया। इस तरह की रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आयरन ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इससे ये बात का भी हमें प्रूफ पता चलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी तो वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर अगर नीचे आप देखें तो जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, लेड है यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैं इसकी, ठीक है जी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा, इन सभी रिएक्शंस में
कुछ ना कुछ कलर चेंजेस हो जाते हैं कि वो कलरलेस सोल्यूशन होता है, किसी प्रकार के कलर सोल्यूशन आ जाता है, कुछ किसी प्रकार के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं। तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि किस क्या क्या होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे इस रिएक्शन में क्या दिखाया गया है, सोडियम सल्फेट है और ये बैरियम क्लोराइड है। बैरियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा, सोडियम बैरियम की जगह पे आ जाएगा। ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बैरियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और ये आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, एक और कंसेप्ट है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का। आप यहाँ पे देखें ये एक्वा 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 और ये एस मीन्स सॉलिड स्टेट। ये रिएक्शन में ये सॉलिड स्टेट, जब ये रिएक्शन होगा तो बैरियम सल्फेट आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, यानी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो खासकर जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे प्रेसिपिटेट बनते हैं। So what is the definition of double displacement reaction? A reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. तो इसमें exchange of ions होता है, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज, ऑक्सीडेशन हम कब कहते हैं कि हो गया, जब किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड आल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक रिएक्शन दिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन का, जिसमें कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब ये जो कॉपर है इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। तो ऑक्सीडेशन, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई है। क्या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन है यहाँ पे? देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं ये हमेशा साथ साथ होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई चीज ऑक्सीडाइज होगी और कोई चीज रिड्यूस ना हो। जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी उसके साथ साथ ही होगा। अगर एक एलिमेंट या एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरा वाला रिड्यूस हो रहा होगा। तो इस रिएक्शन में कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रही है। ओके, एक और कंसेप्ट में आपको बता देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। जो ऑक्सीडेशन को करने में हेल्प करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिडक्शन को करने में हेल्प करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में आपके सामने क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ही हेल्प कर रही है कॉपर को ऑक्सीडाइज होने में, तो ऑक्सीजन ही यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है। याद रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद तो रिड्यूस होगा, क्लियर। और कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन को रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो कॉपर इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये थोड़ा सा उल्टा है। ये अब यहाँ पे देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, राइट। ओके, अब कॉपर ऑक्साइड जो है और हाइड्रोजन है, इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ने तो ऑक्सीजन को लूज किया है, ठीक है। द रिमूवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है तो इसने किसी को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प की होगी। तो जो चीज खुद रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका, ये इसमें ऑक्सीजन आके अटैच हुआ है, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज गेटिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने किसी को रिडक्शन करने में हेल्प की होगी, तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये आपको बहुत ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो साथ वाला एलिमेंट का रिड्यूस होना जरूरी है, राइट। कभी भी अकेले में ऑक्सीडेशन नहीं होती, ना ही अकेले में रिडक्शन होती। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. ठीक है? One reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such a reaction are called oxidation reduction. साथ साथ में होगा, तो इसको कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये हमेशा साथ साथ होता है। कभी भी अकेले में ना तो ऑक्सीडेशन होती है ना अकेले में रिडक्शन होती है।
अब ये फिर से हम इसको देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने के बाद क्या बन गया, कॉपर। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बन गया, वाटर। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुआ है तो इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, तो इट इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हम देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जिंक यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक ऑक्साइड सॉरी नॉट जिंक, जिंक ऑक्सीडाइज को क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्सीडाइज क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज किया है ना, तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। इसने गेन तो नहीं किया ना, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से क्या बना, जिंक, तो इसका जो ऑक्सीजन था वो चला गया, यहां से हट गया ना, तो ये रिड्यूस हुआ है। कार्बन को ऑक्सीजन मिला है, यहां पे देखिए, क्योंकि कार्बन ने इस ऑक्सीजन को कैप्चर करके CO बन गया ना, तो कार्बन यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। एक एग्जांपल में और आपके सामने देखा, MnA2 प्लस 2HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। अब MnO2 है जो यहाँ पे, ठीक है ना, इस यहाँ पे ऑक्सीजन इसने क्या किया, यहां से ये बना ना, इसने ऑक्सीजन को लूज किया, तो ये रिड्यूस हुआ है, क्लियर। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसने ऑक्सीजन को गेन हुआ है, तो ये जो HCl है ऑक्सीडाइज होके आपका वाटर बन गया, क्लियर। If a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. तो इस अच्छा, अगर आप ऑक्सीजन को गेन करते हैं या हाइड्रोजन को लूज करते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि वो चीज, वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आपने ऑक्सीजन को लूज किया है और हाइड्रोजन को गेन किया है, तो हम कहेंगे कि आपकी उस सब्सटेंस की रिडक्शन हुई है। ठीक है, ये इस तरह से भी आप समझ सकते हो। अगर आप ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को लूज करते हैं तो दैट मीन्स ऑक्सीडाइज। अगर आप ऑक्सीजन को लूज करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं तो इट इज रिड्यूस्ड। और भी सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम समझ लेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहली टाइप ऑफ वैरायटी है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स या मेटल्स जो होते हैं वो वेपर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके ईटन अप हो जाते हैं, जैसे कि हमारी रस्टिंग है। रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो इट इज कोरोजन जो हमारे पास वैरायटी है, दैट इज एग्जांपल ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। तो ज्यादातर जो मेटल्स हैं आपके पास वो अपना शाइनी सरफेस लूज कर देते हैं जैसे ही आप उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे। तो रस्टिंग इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन रस्टिंग जो सिर्फ आयरन के साथ होती है, कोरोजन सभी तरह के मेटल्स के साथ होता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी मेटल को एटमॉस्फेयर में लाएंगे, रखेंगे, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। वो लेयर कैसे आती है कि दैट मेटल का जो सरफेस है, इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद मॉइस्चर, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखिए, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड। ओके, तो जो हमारे पास कोरोजन है वो सभी प्रकार के मेटल्स पे होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। लेकिन जो रस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के साथ होती है। तो रस्टिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ कोरोजन। ओके, उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। इसको डिटेल में चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे रस्टिंग को, और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हमारे आयरन बहुत सारा खराब हो जाता है। एक और आपके पास इसी वैरायटी में आगे रिएक्शन आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? आप ये देखते हैं कि अभी हमने आपको ऑक्सीडेशन समझाई। जितने भी हमारे पास फूड मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, उसमें ज्यादातर फैट होता है, ठीक है, या ऑयल होता है। तो फैट और ऑयल क्या करते हैं, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनके साथ भी वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो जो फूड होता है वो स्मेली हो जाता है और खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स
When fats and oils are oxidized, they become rancid, and their smell and taste changes. Usually, substances which prevent oxidation are added to food containing fat and oils. Okay, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास कि किसी भी फैट कंटेनिंग फूड में जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो स्मेल करने लग जाता है, खराब हो जाता है। तो उसको सेव करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, हमारे खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं। इस तरह से हमारा फूड जो है बच जाता है। तो आपके पास ये पूछे भी जाते हैं कि नेम टू एंटीऑक्सीडेंट्स, एक बीएसटी है, एक बीएनटी, इस तरह से आपके पास दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फूड में डाल के यूज किए जाते हैं। ओके, ये पूरे चैप्टर का रिकैप दिया गया है, इसको आप प्लीज पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके पास कई तरह की आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे इनकम्बिनेंट रिएक्शन की डेफिनेशन मिल गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी, कई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कंसेप्ट की। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मैंने इसको पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।